नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। इस समय पूरे दुनिया के अंदर वर्ल्ड वार 3 का जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा टॉप पे है, यानी कि इस समय वर्ल्ड वार 3 का होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि अभी रिसेंटली यूएस के जो मिलिट्री जनरल्स हैं उन्होंने अपनी एक मीटिंग कंडक्ट की है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर एक देश के पास अपना एक मिलिट्री जनरल होता है, लेकिन यूएस पूरे दुनिया को ही अपना एक देश मानता है। तो इसीलिए यूएस ने अपने पूरे दुनिया में अलग अलग रीजन में अपने एक मिलिट्री जनरल को बैठा रखा है। जैसे इंडिया के इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी एक उनका मिलिट्री जनरल है। तो ऐसे उनके पूरे दुनिया में लगभग 44 मिलिट्री जनरल्स हैं और कई सारे उनके सेक्रेटरी हैं। तो यूएस के जो हम कहें कि जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना एक मीटिंग बुलाया, जिसमें उन्होंने जनरल्स को बुलाया और इस समय मीटिंग कंडक्ट हो रही है। और इसका आप टाइमलाइन समझिए कि कुछ समय पहले ही यूएस के द्वारा और साथ ही साथ जो रसिया है उसके द्वारा एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है, जिसे हम जेपैड एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। इस एक्सरसाइज में रसिया ने दिखाया कि अभी तक वो अपना एक्चुअल जो आर्सेनल है उसको यूज नहीं किए हैं, अपने हथियारों को उसने बहुत ही बढ़िया से प्रदर्शन किया बेलारूस के साथ, और उसमें इंडियन आर्मी भी गई थी बस ऑब्जर्वेशन के लिए। साथ ही साथ इस समय जो दुनिया भर के मुस्लिम देश हैं वो एक साथ कंबाइन आ रहे हैं, डिफेंस पैक्ट साइन किया जा रहा है और वो मुस्लिम देश अपना एक इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी में है। जो पूरा यूरोप है इस समय अब इजराइल और गाजा के वार में इजराइल से अपना सपोर्ट पीछे खींच रहा है। इजराइल को अब हथियार देने बंद कर रहे हैं और फिलिस्तीन को एक ऐसा देश मान्यता देने के लिए उतारू है या फिर उनको मान्यता दे दी है। जैसे यूके और कनाडा के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा उसे मान्यता दिया जा चुका है। फिलिस्तीन को ऐसे देश मान्यता दिया जा चुका है। अभी तक फिलिस्तीन के अंदर लगभग लाखों लोग की मृत्यु हुई। जब लोगों की मृत्यु हो रही थी तब यूरोप के देशों को ये चीज़ नहीं दिख रहा था कि इजराइल उन लोगों को मार रहा है, लेकिन अब जब वर्ल्ड वार की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो अब यूरोप के देश मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने साथ लाने की कोशिश के लिए फिलिस्तीन को मान्यता देने लगे हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ भी अपना अलग से अलायंस बना लिए हैं और इस्लामिक नाटो बना दिए हैं। हमारा जो यूरोप का नाटो है, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनका तो फॉर्मेशन ऑलरेडी हुआ ही है। और इस समय रसिया अपने साथ जैसे कि चाइना को, इंडिया को, नॉर्थ कोरिया को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और बेलारूस के साथ जेपैड एक्सरसाइज में उसने अपने जो उनका पावर है, अपने पावर का प्रदर्शन किया है। तो इस तरह से इस समय पूरा दुनिया बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है और इस समय वर्ल्ड वार 3 की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा चरम पे है और कभी भी हो सकती है। यूएस के द्वारा लगातार मीटिंग बुलाना और यूएस के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ऐसे भड़काऊ टिप्पणी करना, भड़काऊ भाषण देना हमें बता रहा है कि पूरी दुनिया इस समय बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। तो आज के वीडियो में हम यही विचार करेंगे, देखेंगे डिस्कशन कि अगर दुनिया में वर्ल्ड वार 3 हो सकता है तो कैसे हो सकता है और इस समय क्या क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अगर वर्ल्ड वार 3 हो रहा है तो इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड बन रहा है, क्या सिनेरियो बन रहे हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखें इस समय, तो अगर इस समय जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में जो पूरा यूरोप है ये उसका पार्ट है और रसिया साथ ही साथ अपने साथ चाइना को नीचे लेकर आ रहा है और इस तरह से पूरा मिलकर एक युद्ध की जो भी पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही है। अगर हम बात करें कुड नाटो एंड रसिया गो टू वार, क्या अगर वार हो सकता है कि नहीं, तो देखिए ये कहना अब इस समय कि रसिया और नाटो का वार हो सकता है ये कोई एग्जरेशन नहीं है, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये वार होने की जो पॉसिबिलिटी है इस समय सबसे ज़्यादा चरम पे है। लेकिन ये वार कैसे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये डायरेक्ट आमने सामने की कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि ये साइबर वारफेयर हो, या फिर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ड्रोन अटैक किया जाए, मिसाइल अटैक किए जाए, या फिर सबमरीन से अटैक किया जाए। कन्वेंशनल वार होना या फिर न्यूक्लियर वार होना बहुत ही ज़्यादा कम इसमें चांस है, लेकिन वार का होना तय है। अगर हम बात करें तो इस समय द अलार्मिंग इट इज़ रियलिस्टिक रीड ऑफ रिसेंट मूव दैट हैव रीच्ड द रिस्क ऑफ लेवल इन यूरोप, लेट्स वॉक द ट्रिगर द एस्केलेशन एंड द लाइकली रिएक्शन। अगर हम बात करें ए फुल स्केल नाटो रसिया वार इज स्टिल लाइकली हैपन, बट रिस्क ऑफ द डेंजरस एक्सीडेंटल क्लैश और लिमिटेड हाई इंटेंसिटी इंगेजमेंट है नोटिसली इंक्रीज। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि लगातार इस समय रूस जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं जैसे कि उनका फिनलैंड हो गया और एस्टोनिया हो गया, इन सभी देशों के ऊपर जो उनका एयर स्पेस होता है रसिया उनको वायलेट कर रहा है। रसिया अपने फाइटर जेट को उसमें भेज दे रहा है या फिर रसिया अपने ड्रोन्स को भेज दे रहा है। तो रसिया ऐसा कर क्यों रहा है? रसिया इस समय नाटो का जो प्रेजेंस है या फिर नाटो कितना ज़्यादा रेडी है युद्ध करने के लिए, ये उसको टेस्ट कर रहा है कि नाटो कितना जल्दी अपना रिएक्शन दे रहा है। नाटो के पास कौन कौन से हथियार है, कौन से डिफेंस मिसाइल है, कहाँ कहाँ उनकी फोर्सेज तैयार है। तो नेटो के इन सभी फोर्सेस को लोकेशन को पता कर रहा है इस समय रसिया, इसीलिए लगातार वायलेट कर रहा है नाटो के कंट्री का एयर स्पेस। साथ ही साथ नाटो एंड रसिया लार्ज रशियन वार गेम यानी कि जो जेपैड एक्सरसाइज हुआ, इसमें रसिया ने अब बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री प्रदर्शन दिया है कि अभी हमारे पास जो हथियार हैं हमने अभी एक्चुअली उनको यूज किया ही नहीं है। अभी तक तो हम यूक्रेन के साथ समझिए खेल रहे हैं। उन्होंने रसिया ने अपना बहुत ही बड़ा आर्सेनल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। एंड यूजुअल हाई लेवल यूएस मिलिट्री मीटिंग, क्योंकि इस समय यूएस मिलिट्री की बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग हो रही है और उनके जो डिफेंस
सेमेस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, तो हो सकता है कि वो वार करा दे। जापान 2025 जो मिड सितंबर में हुआ उसमें रसिया बेलारूस लार्ज वार गेम खेलते हैं, उन्होंने पूरा अपना प्रदर्शन किया और इंडिया भी उसमें मौजूद था, लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया। और इस समय जो वार की पॉसिबिलिटी है इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कई सारी गुट बन रहे हैं। इंडिया, रसिया, चाइना एक तरफ आ रहे हैं, इस्लामिक कंट्री एक तरफ आ रहे हैं, नाटो के जो देश हैं वो एक तरफ आ रहे हैं। नाटो इस्लामिक नेशन के अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है और इस्लामिक नेशन है कि उनके साथ मिल जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक फिलिस्तीन के युद्ध में इस्लामिक नेशन का जो भरोसा था वो यूएस के ऊपर से उठ चुका था, लेकिन यूरोप के द्वारा, कंट्रीज़ के द्वारा लगातार फिलिस्तीन को मान्यता देना फिर से यूरोप को फिर से मुस्लिम कंट्रीज़ को और नेटो को एक साथ लेकर आ रहा है। तो इसलिए जो गुट बन रहे हैं वो फिर से वर्ल्ड वार 2 की तरह से फिर से गुट बनना शुरू हो चुके हैं। नाटो मेंबर्स की बात करें तो इंक्लूडिंग एस्टोनिया, पोलैंड। एस्टोनिया जो है पोलैंड है, इसके एयर स्पेस को वायलेट करता है, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी न्यूज आया था कि पोलैंड के अंदर रसिया का जो 19 से 20 के नंबर में ड्रोन्स इंकर्जन कर चुके थे, इनके अंदर घुस चुके थे। और साथ ही साथ अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एस्टोनिया के एयर स्पेस में फाइटर जेट, जो कि रसिया के फाइटर जेट थे, वो इंटर कर गए, उसमें चले गए थे और लगभग 12 मिनट तक एस्टोनिया के एयर स्पेस में ही उन्होंने मैन्यूवर किया था। रशियन एयरक्राफ्ट ड्रोन इंटरिंग प्रोबिंग नाटो एयर स्पेस, नाटो का जो भी एयर स्पेस उनके कंट्रीज है उनके एयर स्पेस को प्रोब कर रहा है, देख रहा है कि वो कितने ज़्यादा इस समय रेडी हैं। साथ ही साथ जो पेंटागन मीटिंग है, पेंटागन क्या है कि यूएस मिलिट्री का जो हेडक्वार्टर है उसे हम पेंटागन कहते हैं। तो पेंटागन में इस समय लगातार मीटिंग चल रही है, यूएस मिलिट्रीज के जो भी जनरल्स हैं उनको समन किया जा रहा है और हंड्रेड्स ऑफ जनरल्स, एडमिरल्स एंड क्वांटिको आर रेयर एंड रिफ्यूलिंग द स्पेकुलेशन अबाउट द रेडीनेस एंड स्ट्रेटजी अपडेट। वहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे ही मीटिंग चल रही है कि अगर युद्ध होता है तो हम कैसे रिएक्शन कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा क्षति पहुँचा सकते हैं और कैसे हम अपने आप का बचाव ज़्यादा कर सकते हैं। नाटो मेंटेन्स फॉरवर्ड पोजीशन इन बाल्टिक एंड लार्ज एक्सरसाइज, क्योंकि इस समय जो रसिया का फोकस है वो पूरा बाल्टिक नेशन के ऊपर है। रसिया अगर कब्जाएगा तो पूरा बाल्टिक नेशन को कब्जा लेगा, तो इस समय जो नाटो का फोकस है वो बाल्टिक नेशंस के ऊपर है और रसिया का भी फोकस है बाल्टिक नेशन के ऊपर। द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट एंड बेलारूस स्टेजिंग रेज द इंटेंसिटी नियर द नेटोस ईस्टर्न फ्लैंक। और जापान एक्सरसाइज में हमें उनको यही चीज़ देखने को मिला। द यूएस स्टिल इज हैज सिग्निफिकेंट फोर्सेस इन यूरोप, यूरोप के अंदर यूएस की बहुत ही ज़्यादा फोर्सेस हैं। साथ ही साथ यूएस की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो भी यूरोप के अंदर इस समय तैनात है, तो इसलिए जो वार का होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमें दिखाता है। और जापान एक्सरसाइज के अंदर आप देख सकते हैं कि यूएस ने अपने जो भी उनके हेलीकॉप्टर्स हैं उनके द्वारा कैसे उन्होंने अपने फायर प्रदर्शन अपना कराया है। अब अगर वार हो रहा है तो किस तरह से वार हो सकता है, तो सबसे पहले ऐसा पॉसिबल है कि हाइब्रिड वार हो या फिर साइबर वार हो। हाइब्रिड वार यानी कि छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बाद फिर रुक जाए, फिर छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो, फिर रुक जाए। साथ ही साथ साइबर वारफेयर, इसमें बहुत ही ज़्यादा चांस है कि पूरी दुनिया के अंदर या फिर नाटो रसिया के ऊपर और रसिया नाटो के ऊपर साइबर अटैक करेगा, उनके जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है उन सभी के ऊपर हैक करेगा, जैसे उनके थर्मल पावर प्लांट है उनको बंद करेगा। इस टाइप के एक्टिविटीज़ किए जाएंगे, उनके इन्फॉर्मेशन को, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की जाएगी। ड्रोन इनकर्जन का होना इस समय बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि इस समय ड्रोन की वजह से, ड्रोन के द्वारा ही कई सारे युद्ध को लड़ा जा रहा है। तो ड्रोन इनकर्जन और एयर स्पेस को वायलेट करना, इंटरसेप्ट करना, फिर उनको मार के गिराना और उनके रिस्पॉन्स में फिर दूसरे कंट्री के द्वारा उनके आर्मी को मार के गिराना, इस तरह की प्रोसेस चल सकते हैं और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होंगे, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के नहीं होंगे। तो लिमिटेड काइनेटिक स्ट्राइक यानी कि लोकल होगा, नॉट फुल मोबिलाइजेशन होगा, कुछ ट्रूप जाके अटैक कर देंगे, जैसे कि हमने अभी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। तो ये फुल फ्लेज वार नहीं था, एक ऑपरेशन था जिसमें हम 3-4 दिन तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, पाकिस्तान को मारे, उनको तबाह करके फिर चले आए। तो इस तरह से अटैक किया जा सकता है। और आर्टिकल 5 इस समय डिबेट का बात है, क्योंकि नाटो के ऊपर अटैक अगर होता है तो आर्टिकल 5 तो उनको एक्टिव करना ही पड़ेगा। तो अगर आर्टिकल 5 एक्टिव होता है तो यानी कि पूरे नाटो कंट्रीज़ को मिलकर रसिया के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। तो फिर ये डिबेट की बात होती है कि नाटो के द्वारा आर्टिकल 5 को एक्टिव किया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक नाटो के द्वारा आर्टिकल 5 को बस एक ही बार एक्टिव किया गया है जब यूएस के ट्रूप्स अफगानिस्तान के अंदर गए थे। अगर कंपेरिजन की बात करें तो एक्टिव पर्सनल की बात करें तो इस समय रसिया के पास लगभग 8,50,000 एक्टिव पर्सनल है और इससे कहीं ज़्यादा नंबर में नाटो के पास है। साथ ही साथ टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो रसिया के पास अगर 4100 है तो पूरे नाटो कंट्री के पास 20,000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। टैंक स्ट्रेंथ की बात करें तो लगभग इसमें रसिया और नाटो एक दूसरे के करीब है। और आर्म्ड व्हीकल की बात करें तो रसिया के पास जहाँ 30,000 है वहाँ इनके पास 1,15,855 है नाटो के पास। नेवल फ्लीट की बात करें तो इस नेवल फ्लीट के मामले में 605 अगर इस समय नेवल फ्लीट है रसिया के पास, तो लगभग
9000 के नंबर में पूरे नाटो के पास है। और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ रसिया के पास एक ही है और पूरे नाटो कंट्री के पास 17 है, जिसमें से लगभग 11 से 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तो अकेले यूएस के ही हैं। तो नाटो रसिया से इस मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। लेकिन हमें देखना क्या होगा कि रसिया के साथ युद्ध होने में किसका ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो दोनों पक्ष का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगी। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है। और अगर हम बात करें वेपन्स या फिर थ्रेशोल्ड एस्केलेशन क्या हो सकते हैं, तो हाई यूज़ ऑफ ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ड्रोन इसमें यूज़ किए जाएंगे। साथ ही साथ EW वारफेयर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ज़्यादा कंडक्ट किए जाएंगे। सबमरीन्स के द्वारा स्ट्राइक किया जाएगा, उनके कोस्टल रीजन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिससे उनको इकोनॉमिक लॉस हो, एयरक्राफ्ट को मार के गिरा सकते हैं और लिमिटेड क्रैश हो सकता है कि लगातार आमने सामने की फाइट हो। न्यूक्लियर जो थ्रेशोल्ड है यानी कि न्यूक्लियर अटैक का होना, ये बहुत ही ज़्यादा कम चांस है, क्योंकि हर एक कंट्री अवॉइड करता है कि किसी भी टाइप का न्यूक्लियर अटैक ना हो। लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि रसिया पूरी तरीके से घिर जाता है और रसिया के एग्जिस्टेंस में खतरा आ जाता है, तो रसिया पूरे दुनिया के ऊपर एयर स्ट्राइक कर देगा और उसमें इंडिया भी नहीं बचेगा। तो हर एक कंट्री के ऊपर रसिया एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा इसके ऊपर थ्रेट नहीं आता है, लिमिटेड थ्रेट है या फिर सिर्फ नाटो की तरफ से थ्रेट है, तो रसिया नाटो कंट्रीज के ऊपर अटैक कर देगा या फिर एक छोटा सा न्यूक्लियर अटैक कर देगा, किसी एक रीजन पे अटैक करेगा कि जिससे ज़्यादा तबाही ना पड़े। लेकिन न्यूक्लियर अटैक तब हो सकता है जब रसिया के एग्जिस्टेंस पे बहुत ही ज़्यादा खतरा आ जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन बन जाए। अब देखिए 2 शॉर्ट सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहला लिमिटेड काइनेटिक क्रैश हो सकता है, जिसमें सिर्फ ड्रोन्स भेजे जा सकते हैं, उनको मारा जाएगा, एयर स्पेस का वायलेशन करेंगे, फिर मारा जाएगा, लोकलाइज स्ट्राइक होगा, किसी शहरों पे जाके उनके स्ट्राइक कर देंगे और डिप्लोमेसी थोड़ा कट हो जाएगी। उनके जो एम्बेसडर हैं एक दूसरे से निकल के आ जाएंगे, उनके खिलाफ स्टैंड ऑफ किया जाएगा और डिप्लोमेसी की जाएगी, भाषण दिया जाएगा। तो ये चीज़ हो सकते हैं। वाइडर कन्वेंशनल वार का जो होना ये बहुत ही ज़्यादा इस समय कम है। स्टैंड मल्टी डोमेन अटैक, अलायंस ब्रेकडाउन और कास्केडिंग मोबिलाइजेशन, क्योंकि इस समय जब भी अटैक होगा तो पूरे नाटो कंट्री का जरूरी नहीं कि उनकी सहमति एक जैसी ही हो, सहमति बदल भी सकती है। लेकिन अगर नॉन काइनेटिक वॉर की बात करें तो साइबर अटैक होगा। साथ ही साथ डिसइंफॉर्मेशन का जो वेव है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट किया जाएगा यूएस के द्वारा पूरे नाटो कंट्री के अंदर और नाटो के द्वारा यूएस के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन दोनों अलग होते हैं, तो यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन की बात की जा रही है तो डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट किया जाएगा। साथ ही साथ ड्रोन स्वॉर्म्स का यूज़ किया जाएगा, बहुत ही लार्ज नंबर में मिसाइल का अटैक किया जाएगा। व्हाट वुड इंडिया लाइकली डू? अब इस समय इंडिया का जो स्टांस रहेगा वो यही रहेगा कि इंडिया सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखे, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान और जो चाइना है दोनों हमारे पड़ोसी देश हैं और दोनों के साथ हमारी शत्रुता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के चाइना हमारे ऊपर अटैक करना चाहे या फिर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का रीजन है उसको कैप्चर करना चाहे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कैप्चर करना चाहे, या फिर पाकिस्तान के द्वारा वेस्टर्न बॉर्डर से हमारे ऊपर अटैक किया जाए और कश्मीर के ऊपर अटैक किया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में इंडिया जो है वो अपने बॉर्डर्स को सबसे ज़्यादा सिक्योर रखेगा। हम किसी के साथ किसी भी वार के अंदर नहीं कूदेंगे, सबसे पहले हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करेंगे। जो इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो पूरी तरीके से तैनात हो जाएगी और अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर हम डिप्लोमेसी और पीस की बात करेंगे। पूरी दुनिया में हम कहेंगे कि बातचीत से चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। जब सभी लोग लड़के थक जाएंगे तब फिर इंडिया जाएगा और उन्हें डिप्लोमेसी और पीस की बातें करेगा। और जो चाइना है, चाइना इस समय एडवांटेज में ये रहेगा कि हो सकता है चाइना इस टाइम का फ़ायदा उठा के ताइवान के ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट में जब उलझी रहेगी तो ताइवान अकेला रहेगा और वल्नरेबल हो जाएगा। तो चाइना उनके ऊपर जाके अटैक कर सकता है और चाइना पूरे ताइवान पे कब्जा कर सकता है। तो चाइना के द्वारा ये भी किया जा सकता है। और नॉर्थ कोरिया, जापान, जो चाइना तो ये करेगा, नॉर्थ कोरिया क्या है, नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रशिया को सपोर्ट करेगा। नॉर्थ कोरिया पूरी तरीके से रशिया को सपोर्ट करेगा, अपने मिसाइल्स को भेज सकता है, अपने ट्रुप्स को भेज सकता है रशिया के अंदर लड़ने के लिए। साथ ही साथ जो जापान है, जापान पूरी तरीके से नाटो के ही पक्ष में रहेगा। जापान अपने सारे मिलिट्री पर्सनल से या फिर उनके जो भी इक्विपमेंट है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो नाटो को दे देगा रशिया के खिलाफ, रशिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिग्नल्स ऑफ वाचिंग एंड क्लोजिंग, तो हमें इस समय यही देखना है कि इस समय पूरी दुनिया के अंदर जो जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, यूरोप के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे रशिया के द्वारा नाटो कंट्रीज़ के एयर स्पेस को वायलेट किया जा रहा है, ड्रोन्स को भेजा जा रहा है, यूएस के द्वारा जो अपने मिलिट्री जनरल्स हैं उनका मीटिंग जो कंडक्ट किया जा रहा है, कैसे कंडक्ट किया जा रहा है, उनमें क्या क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, हमें उनके एक्सप्रेशन को देखना होगा और समझना होगा। और इससे हमें समझ में आएगा कि इस समय जो वार है वो कैसे हो सकता है। तो पूरी दुनिया के इस समय वर्ल्ड वार 3 का जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो अगर इस पर कोई भी न्यूज़ आती है तो हम आप इसको वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।